नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा कोर्स एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश का इतिहास और इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्य। इस टॉपिक पर आज हमारी चर्चा शुरू होगी। पहला भाग है ये और ये है सेशन नंबर 8। पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है। डॉक्टर रवि अग्रहरि सर और उनकी टीम का। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जिस पाठ्यक्रम को हम फॉलो कर रहे हैं वो है ये, जो कि एमपीपीएससी का प्राथमिक जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम है। इसमें पहला जो इकाई है वो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो हम मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश इस विषय को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान ये हम पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्ति कला ये हम देख चुके हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां ये भी हम देख चुके हैं। तो इस सेशन में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में इस विषय पर चर्चा करते हुए साथ ही साथ हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न हमने पिछले सेशन में देखे थे उनके जवाब क्या है, और साथ ही साथ इस सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे और उनके जवाब हम अगले सेशन में उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्य लोक साहित्य से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम देखेंगे इस सेशन में। सबसे पहला है बघेलखंड क्षेत्र के बारे में। तो पिछले सेशन में कुछ टॉपिक्स इसके हमने देखे थे, कुछ विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम हमारी चर्चा को बढ़ाएंगे इसी विषय पर। तो बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर जो वसुदेव गायन है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसे बघेलखंड के पारंपरिक गायकों ने हरबोले का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है वसुदेव गायन। और अगला है विदेशिया गायन, जो कि ज्यादातर तेली, गडरिया और कोटवार जनजातियों के बीच में लोकप्रिय है। इसका गायन जो है वो प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन के समय में ये गाया जाता है या फिर उससे संबंधित किसी भी चीज पर, किसी भी ड्रामा में इस प्रकार से गाया जाता है। और इन विषयों पर ये गायन जो है वो होता है, ये गाने इस विषय पर होते हैं। तो वीर गायन ये अगला है, जो कि सवाल और जवाब के रूप में श्रृंगार रस जो है उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए ये गाया जाता है। तो ये था बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित कुछ गायन शैलियां। सबसे पहला वसुदेव गायन जो हमने देखा, जिसे हर बोले का नाम भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से विदेशिया गायन, जो कि तेली, गडरिया और कोटवार जनजातियों में लोकप्रिय है और इसके जो विषय हैं वो प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन है। इसी प्रकार से वीर गायन, जो कि सवाल और जवाब के रूप में है, ये श्रृंगार रस और ये जो है सुंग पर आधारित गीत है। इसी प्रकार से निमाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर नाथपंथी गीत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जो कि नाथपंथी जाति हैं, नाथपंथी जो योगी हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नाथपंथी जो संत हैं उनमें प्रसिद्ध है। ये शिव जी की जो है पूजा में लीन रहते हैं और इनके इन गीतों में कबीर, गोरख और भरथरी इनकी कहानियां शामिल होती हैं। इसी प्रकार से निर्गुण गायन, ये गायन और ये गीत जो गाए जाते हैं ये भगवान के निर्गुण रूप के प्रति समर्पित गायन है। तो भगवान का जो निर्गुण रूप है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज के तौर पर हम जब भगवान को नहीं देखते हैं,
एक शक्ति के रूप में जब देखते हैं उसे निर्गुण रूप कहा जाता है। और इस प्रकार के निर्गुण रूप से संबंधित ये जो गीत हैं वो निर्गुण गायन में गाए जाते हैं। ये प्रमुख वाद्य यंत्र अगर हम देखें निर्गुण गायन में तो एकतारा और खरताल ये दोनों प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो ये चीजें याद रखने लायक हैं। इसी प्रकार से कलगी तुर्रा ये जो है प्राचीन लोक संगीत है और प्राचीन लोक संगीत की एक ये प्रतिस्पर्धी शैली है और ये शैली दो समूहों के बीच एक प्रकार की बातचीत और बहस के रूप में ये गायन जो है होता है, ये शैली जो है होती है संगीत की। तो हमने देखा निमाड़ क्षेत्र के कुछ गीत शैलियां, जैसे कि पहला है नाथपंथी गीत, दूसरा है निर्गुण गायन, तीसरा है कलगी तुर्रा। तो ये सारे जो है प्रमुख निमाड़ क्षेत्र के गायन है, गीत हैं। अगला है गरबा जो कि निमाड़ क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। गरबा नवरात्रि के त्योहार के समय में गाया जाता है, देवताओं को प्रसन्न करते हुए ये गाया जाता है और ये महिला ही ज्यादातर गरबा को गाते हैं। अगला है गरबी जो इसी प्रकार का है पर इसे पुरुष ही ज्यादातर गाते हैं, पुरुष प्रधान शैली इसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार से गौलन ये अगला शैली है, इसमें कृष्ण लीला विशेष रूप से रास लीला के गीत इसमें गाए जाते हैं। अगला है लावनी, ये आप जानते होंगे महाराष्ट्र का एक प्रमुख एक नृत्य है, उसके जो गीत हैं वो इस शैली में गाए जाते हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्रों में ये गाए जाते हैं, इस वजह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से मसानिया ये जो है काया खोज गीत के रूप में इसे जाना जाता है, मृत्यु समारोह वगैरह में इसे गाया जाता है। तो ये निमाड़ क्षेत्र के गीत हमने देखे। गरबा है जो कि नवरात्रि के त्योहार के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, गरबी है जो कि पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, गौलन है जो कृष्ण लीला की कहानियां इसमें बताई जाती हैं और लावनी ये महाराष्ट्र से आया है और ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ये गाया जाता है। और मसानिया जो कि काया खोज गीत जिसे कहा जाता है वो मृत्यु समारोहों में के दौरान गाया जाता है। इसी प्रकार से मालवा क्षेत्र की अगर हम बात करें प्रमुख गीत वहां के, तो बरसाती बार्ता ये जो है महिलाओं द्वारा एक समूह में बारिश और जारी रहने के दौरान गाए जाते हैं, तो बारिश के समय में ये गाया जाता है। इसी प्रकार से हीत गायन ये जो है श्रावण मास जुलाई अगस्त के समय में गाया जाता है। ये आहिर समुदाय हर साल ये गाता है और इनके द्वारा ही ये गाया जाता है। अगला है संजा गीत, तो ये कन्याओं के द्वारा गाया जाता है जब वो गोबर और पुष्प का इस्तेमाल करके एक तरह से जो है चित्र बनाती हैं, तो उस समय ये किया जाता है और ये जो है एक तरह की पूजा होती है, गाते हुए बनाते हुए पूजा वे करते हैं। तो मालवा क्षेत्र की हमने बात की जहां पर बरसाती वार्ता और हीत गायन संजा गीत तो ये प्रसिद्ध है वहां पर। इसी प्रकार से निर्गुण गायन जो हमने देखा मालवा और निमाड़ क्षेत्र का, इसी प्रकार से भरथरी गायन जो राजा भरथरी और रानी पिंगला के अलगाव को दर्शाते हुए गाया जाता है। सूरजबाई खांडे ये भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं। इसी प्रकार से तेजाजी कथा गायन जो कि तेजाजी की वीरता पूर्ण जो शैली और उनकी
चुनौतीपूर्ण लोगों के प्रति उनका जो परोपकार का कार्य है, उन सभी को दर्शाते हुए ये गाया जाता है। तो ये मालवा क्षेत्र के कुछ गायन शैलियां हैं। पहला है निर्गुण गायन, जो हमने देखा पहले भी, वो मालवा क्षेत्र में भी गाया जाता है। इसी प्रकार से भरतरी गायन ये भी गाया जाता है। इसी प्रकार से तेजाजी कथा गायन ये भी यहाँ पर गाया जाता है। तो अगला है महाराष्ट्र के प्रमुख संगीतकार। सबसे पहले तानसेन, 1506 ईस्वी में इनका जन्म ग्वालियर में बेहट गांव में ये पैदा हुए थे। हालांकि ये सातों राग जानते थे, पर ये राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी और राग दीपक में कुशल थे। इसी प्रकार से उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका जन्म त्रिपुरा के शिवपुरी गांव में हुआ था और ये अलाउद्दीन जो हैं कई पुरस्कारों और उपाधियां इन्हें दी गई हैं, जैसे कि आफताबे हिंद और संगीताचार्य, देशोत्तम, प्रथम भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब उन्हें दिया गया है। तो अगले हैं उस्ताद हाफिज अली खान। ये ग्वालियर में पैदा हुए थे और महाराज माधवराव सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया के दरबारी रह चुके हैं ये, और इन्हें संगीत रत्नाकर की जो उपाधि है उससे सम्मानित किया गया था और इन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि आफताब हिंद, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें फेलोशिप और पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है, ये दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार, सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे पहले जो हमारे जुबान पर नाम आता है वो है तानसेन का। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये कई सारे रागों में बहुत ज्यादा कुशल थे। इसी प्रकार से उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका जन्म त्रिपुरा शिवपुरी गांव में हुआ था और इन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। इसी प्रकार से उस्ताद हाफिज अली खान, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और महाराजा माधवराव सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया के दरबारी ये रह चुके हैं और संगीत रत्नाकर का इन्हें उपाधि और कई सारे पुरस्कार पद्म भूषण के साथ में मिल चुका है। इसी प्रकार से अगले हैं आमिर खान। ये इंदौर में इनका जन्म हुआ था और झुमराल, तिलवाड़ा या गायन जैसे गायन जो हैं इसमें ये काफी ज्यादा कुशल थे और अन्य विभिन्न शैलियों का भी गायन ये करते हैं और पद्मश्री, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। राजा भैया पंच वाले, ये जो है ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और मूल नाम इनका बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर है और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें फेलोशिप मिल चुकी है। इसी प्रकार से कुमार गांधर्व शिवपुत्र, इनका जन्म बेलगांव कर्नाटक में एक संगीतकार जो हैं उनके यहाँ हुआ था और इन्होंने कई नए रागों की आविष्कार किए हैं, जैसे कि अहिमोहिनी और नवाती, सहेली, टोडी, ये सब। और मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से इन लोगों के बारे में, ये जो संगीतकार हैं इनके बारे में हमने चर्चा की। अगले हैं कृष्णराव पंडित। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और बोल्टन शैली के विशेषज्ञ ये रहे हैं और कानपुर के भारतीय संगीत विद्यापीठ द्वारा इन्हें मुल्तान संगीत सभा और संगीत मार्तंड द्वारा गायक शिरोमणि की उपाधि इन्हें दी गई है। इसी प्रकार से पंडित कृष्णराव, इनको पद्म भूषण और
तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से शाकरराव पंडित, ये इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ख्याल, तप्पा और राग यमन, इन शैलियों में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो हमने देखा कृष्णराव पंडित और पंडित कृष्णराव, और ये जो है शिवराव पंडित, इनके बारे में हमने देखा। अगले हैं पंडित कार्तिक राम। तो ये पंडित कार्तिक राम बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये कार्तिक राम कल्याण दास की जोड़ी बहुत ही मान्यता वाली है। ठीक है, तो कार्तिक राम इनकी जोड़ी कल्याण दास के साथ बनी थी। तो इन्हें पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं? तो ये इन्हें अकादमी पुरस्कार और सुर श्रीनगर परिषद ने उन्हें पदातिक सम्मान दिया हुआ है। इसी प्रकार से बैजू बावरा, ये बैजनाथ मिश्रा हैं, और ये चंदेरी में इनका जन्म हुआ था, और राजा अकबर और संगीतकार तानसेन के समकालीन ये थे, और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व लाने वाली ये सारे जो हैं हमारे संगीतकार हैं। इसी प्रकार से अमजद अली खान, इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ है, और ये जो है सरोद का निर्माण इन्होंने किया था अपने आप से, और अमजद अली को पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया था 2001 में। तो पंडित कार्तिक राम, बैजू बावरा और अमजद अली खान, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, इस पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले निमाड़ लोक नृत्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है काठी नृत्य, जो कि देवी पार्वती की पूजा के समय किया जाता है। इसी प्रकार से डंडा नृत्य, जो कि निमाड़ के किसान गंडौर उत्सव के दौरान डंडा नृत्य करते हैं। इसी प्रकार से घनघोर नृत्य, जो कि चैत्र महीने में घनघोर उत्सव के दौरान किया जाता है। इसी प्रकार से मंडलिया नृत्य, जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है विवाह या किसी त्योहार के अवसर पर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। निमाड़ लोक नृत्य सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है काठी नृत्य, डंडा नृत्य और गणगौर नृत्य और मंडलिया नृत्य। अगला है आधा खाड़ा नृत्य, जो कि जन्म, मुंडन, विवाह के समयों पर गाया जाता है। इसी प्रकार से फेफरिया नृत्य पारंपरिक समूह नृत्य है, जो कि विवाह के समय में गाया जाता है। मालवा लोक नृत्य की अगला हम चर्चा करें अगर, तो आद्या खाड़ा राजवाड़ी नृत्य, जो कि विवाह के समय में गाया जाता है और महिलाओं द्वारा मुख्यतः ये गाया जाता है। मटकी नृत्य, जो कि विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है, सगाई और विवाह के समय में ये विशेषकर गाया जाता है। अगला है मडिया, ये प्राध्यापकों का ये जनजातियों का नृत्य। तो जनजाति मध्य प्रदेश के जो जनजाति हैं उनके नृत्यों की अगर हम बात करें अभी, तो सबसे पहला है कर्मा, जो कि गोंड, बेग और कारकू जनजातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लोक नृत्यों का राजा इसे माना जाता है मध्य प्रदेश में, और कार्तिक माह तक इसका प्रदर्शन किया जाता है, भादो माह से, और ये जो है गिनीज बुक में शामिल किया गया है पहला आदिवासी नृत्य के रूप में। और अगला है रीना कर्म, जो कि गोंड जनजाति द्वारा इसे किया जाता है, ज्यादातर महिलाओं द्वारा ही इसे किया जाता है। और अगला है कहरवा, ये गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है और सामूहिक नृत्य है।
मृत्यु समारोहों के दौरान भी ये नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार से दशहरा नृत्य जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और विजयदशमी के त्योहार पर इसे किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो जनजातियों के नृत्य हैं, सबसे पहला है कर्मा और आगे है रानी कर्म और कहरवा और दशहरा। इसी प्रकार से बैग या भरिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत सैला इस नृत्य की अगर हम बात करें तो ये अमावस्या पर कार्तिक और फागुन के महीनों में किया जाता है। अगला है दंडरिया जो कि बैग जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है विजयदशमी पर ये किया जाने वाला नृत्य। अगला है बलम जो कि बैग जनजाति द्वारा किया जाता है और ये प्रेम कहानी पर आधारित है। और पार धोनी जो कि बैग जनजाति द्वारा शादी के समय ये किया जाता है। तो हमने देखा बैग और भारिया जो जनजाति उनके द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य, दंडरिया नृत्य और ये है बालम नृत्य। अगला है पार धोनी नृत्य। ठीक है, तो अगला है सुआ। ये नृत्य खरीफ फसल के पूरे हो जाने के बाद महिलाओं और लड़कियों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगला नृत्य है अटारी जो कि भूमजिक और बैग जनजातियों का नृत्य है और विभिन्न अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। अगला नृत्य है दोहा जो कि भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ज्यादातर महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है अमावस्या को के समय में। इसी प्रकार से भगोरिया जो कि होली पर भील जनजाति द्वारा किया जाता है और गरबी जो कि पूर्वजों और प्रकृति पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो सुआ एक नृत्य है, अटारी, दोहा, भगोरिया, गरबी ये सारे नृत्य जो है किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला नृत्य है भादाम जो कि एक समूह नृत्य है और भारिया जनजाति द्वारा इसे विवाह के समय में किया जाता है। और सैतामा ये जो है भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के समय किया जाता है। अगला है पूजा जो कि गोंड और अराब जनजातियों द्वारा किया जाता है और गोंड जनजाति द्वारा इससे पूर्वजों की पूजा करते समय किया जाता है। तो हमने देखा इन नृत्यों के बारे में जो कि भादाम, सैतामा और पूजा है। इसी प्रकार से दहका जो कि कोल जनजाति द्वारा किया जाता है और अगला है चटकोरा जो कि कारकू जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ये किया जाता है। अगला है लहंगी जो कि सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है श्रावण के महीने में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्य इसकी अगर हम बात करें तो मालवा लोक चित्र इसकी अगर हम बात करें तो पहला है संजा जो कि ये किया जाता है गोबर, फूल और पंखुड़ियां आदि के द्वारा इस प्रकार से जो है जो लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है और ये जो चित्र बनाया जाता है ये गोबर और फूल पंखुड़ियां वगैरह से बनाया जाता है। अगला है मंदना जो कि दीपावली और भाई दूज के समय ये बनाया जाता है, जमीन पर डिजाइनें बनाई जाती हैं। चित्रवन जो कि चितेरे जाति के लोगों के द्वारा दीवारों पर बनाया जाता है, उज्जैन क्षेत्र में ज्यादातर ये बनाया जाता है। तो हमने देखा संजा और मंदना, चित्रवन। तो अगला है निमाड़ लोक चित्रकला। तो चित्रकला का निमाड़ क्षेत्र में जो चित्रकला प्रसिद्ध है उसमें से एक है जीरोती जो कि अमावस्या पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
और अगला है थापा, जो कि शैली सप्तमी पर हाथ पर बनाया जाता है। इसी प्रकार से झोपड़ी पूजन, जो कि देवउठनी 11 पर इससे बनाया जाता है। और अगला है एरठ, जो कि कबीले देवी की शादी के समय में इसे बनाया जाता है। भित्ति चित्र बनाकर जो है इसे मनाया जाता है। अगला है पगलिया, जो कि पहले बच्चे के जन्म होने की शुभकामना में बनाई जाती है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड लोक चित्रकला की अगर हम बात करें तो गोदान, गोवर्धन पेंटिंग ये सबसे पहला है, जो कि गोवर्धन को गोबर से लीपा जाता है और दीपावली के समय उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार से मूर्ति पेंटिंग, जो कि शादी के समय इसे बनाया जाता है। और नवरोटा पेंटिंग, ये सब वन है, एक ही पॉइंट है। तो नवरोटा पेंटिंग जो कि अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। और सुरती पेंटिंग जो कि दीपावली के समय महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। और मावेला पेंटिंग जो कि मोर की छवियों को दर्शाता है, ये दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इसी प्रकार से बागेलखंड लोक चित्रकला की अगर हम बात करें तो पहला है कोहबर पेंटिंग जो कि विवाह समारोह पर बनाया जाता है। और तिलगा लोक चित्रकला जिसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी में इसे लिनसीड ऑयल कहा जाता है। इस तेल का कोयले का मिश्रण होता है और ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला है चौथी पेंटिंग जो कि जन्म के छठी दिन पर जो है ये छठी पेंटिंग है, चौथी नहीं छठी पेंटिंग है, छठी पेंटिंग बनाई जाती है। इसी प्रकार से न्यूरॉन पेंटिंग जो कि नेवले और बच्चे के बलिदान की कहानी दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्य इस पर चर्चा की है। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो पिछले सेशन में हमने अभ्यास प्रश्न देखे थे। कुमार गांधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो कुमार गांधर्व समारोह देवस क्षेत्र में मनाया जाता है। इसी प्रकार से मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर क्षेत्र में ये मकबरा है। आपके इस सेशन के प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पेंटिंग में असली के तेल यानी कि लिनसीड ऑयल इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कोहबर पेंटिंग है वो, या तिलगा लोक चित्रकला है, और चौथी नहीं है छठी पेंटिंग होगी, छठी पेंटिंग और न्यूरॉन पेंटिंग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है निम्नलिखित पेंटिंग में से कौन दिवाली के समय महिलाओं द्वारा गेरू का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है? तो नवरोटा पेंटिंग और छठी पेंटिंग और न्यूरॉन पेंटिंग और सुरती पेंटिंग। ठीक है, इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप मार्क करिए। अगले सेशन में इसका जवाब देखेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। और अगर आपको और भी कोई चीज पूछनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर